नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मारूफ रजा। हर हफ्ते की तरह इस बार भी मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। हरियाणा से आते हैं, मंत्री हैं, अपनी साफ छवि के लिए और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और मंत्रालय जो उनके पास है वो है खाद्य आपूर्ति नागरिक मामलों के मंत्री हैं वो। और जब भी बोलते हैं बड़ी सफाई से बोलते हैं और बात जब करते हैं तो लोगों के कानों तक पहुंचती है और उसका असर भी होता है, और वो असर अभी हाल के हरियाणा के चुनाव में नज़र भी आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजेश नागर जी की। आपको स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। राजेश नागर जी, मेरा पहला सवाल, एग्जिट पोल बहुत कुछ कह रहे थे, आपके खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन जो एग्जिट पोल हुआ वो बिल्कुल उलट हुआ, आपके फेवर में हुआ। इसका आप, मैं यूँ कहूँ कि पूरा का पूरा जो जिम्मा है, या यूँ कहूँ कि इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे? देखो, जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जो हमारा वोटर है वो बोलता नहीं है, और जो दूसरे वोटर हैं वो बोलते ज़्यादा हैं। तो एग्ज़िट पोल जो भी आया तो हमारे वोटरों ने तो अंडर करंट जो था वो दिखाई नहीं दिया, और जो लोग बोल रहे थे उनको ही उन्होंने एग्ज़िट पोल में कवर किया, और आपने देखा रिज़ल्ट। और ये पहला हरियाणा जब से बना, एक हिस्ट्री, इतिहास बना है कि तीसरी बार कोई भी गवर्नमेंट आज तक 1966 से जब से हरियाणा बना रिपीट नहीं हुई जी। ये मैंडेट हमारी जनता ने दिया, हमारे काम पर दिया, हमारे जो हम लोगों ने जो लोगों के विश्वास को जीता उस पर हमें वोट मिले। और ये केंद्र में भी हमारी सरकार तीसरी बार आई, और प्रदेश में भी भारी बहुमत से हमारी सरकार आई। और इसके लिए हम अपनी क्षेत्र की जनता का, प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जो हमें। तो राजेश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार थी वो बड़ी कारगर साबित हुई, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो चमत्कार है वो आपके साथ रहा, इसलिए तमाम ऑड्स, तमाम अटकलों के बाद आपने वो इतिहास कायम किया? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जो आज हमारी छवि पूरी दुनिया में बनी है, चाहे हम अमेरिका की बात करें या रशिया की बात करें, यूक्रेन की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अफ्रीकन कंट्री की बात करें, एशियन कंट्री की बात करें, आज चारों तरफ मोदी जी का डंका बज रहा है। जो मोदी जी ने विश्वास जो आज जमाया है वो सबको दिखाई दे रहा है। चाहे हम रशिया की बात करें, रशिया के पुतिन भी हमसे ट्रेड कर रहे हैं, हमारा व्यापार उनके साथ हो रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी हमसे बात कर रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ होगा कि कोई किसी देश का एक प्राइम मिनिस्टर या एक कोई दोनों कंट्री में जाकर दोनों कंट्री के प्रेसिडेंट से मिल रहा है या बात कर रहा है। आप यूँ कहना चाह रहे हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनका जो जलवा है न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी है। लेकिन अभी जो उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए राजेश नागर जी, उसमें वो कहीं ना कहीं लगता है कि डेंट पड़ा। डेंट पड़ने की वजह आप क्या समझते, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखो, इन लोगों ने जो हमारी भोली भाली जनता है उसको एक नैरेटिव सेट करने में ये कामयाब हो गए। एक झूठ का जो इन्होंने फुलिंदा बांधा कि भाई भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। तो उस बातों में, इनकी बातों में हमारी यहाँ की भोली भाली जनता आ गई। और एक ये 8500 रुपये का जो इन्होंने एक बोला कि 8500 रुपये हम देंगे, उसके अंदर भी हमारे जो यहाँ के भोले वाले लोग हैं उसमें बहकाए में इनके आ गए। अच्छा। तो इसलिए वो इसमें कामयाब हुए। और अब देखो, उसके बाद अभी 4 महीने बाद जो हमारे ये अभी चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें आपने देखा होगा कि रिजल्ट बिल्कुल विपरीत थे, और उसका असर जो इन्होंने झूठ बोलकर जो अपने सरकार बनाना चाहा, सरकार हत्यानी चाहिए, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और अब हमें जो जनता ने पूरा मैंडेट हमें दिया। जनता ने आपको मैंडेट दिया, लेकिन जिस तरीके से किसान जो है बॉर्डर पे परेशान थे, और जवान जो है वो जंतर मंतर पर जमे हुए थे, और हालात यूँ लग रहे थे कि इस बार बहुत मुश्किल है डगर पनघट की बीजेपी के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप आगे। और ख़ासतौर से अगर मैं आपकी बात कहूँ कि आपके लिए कहा जाता है कि आप शरीफ गुजर हैं। देखो, बात करें हम किसानों की, अगर कोई भी
पूरे देश में कोई स्टेट है या राज्य है तो हरियाणा ही ऐसा एकमात्र स्टेट है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहा है। किसानों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने भी और हमारी प्रदेश सरकारों ने जो मुआवजे की बात करें, जब से हरियाणा बना है अगर कोई मुआवजा किसी भी फसल का खराबे का कोई दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है। 12,000 रुपये से ज़्यादा हमने प्रति एकड़ मुआवजा दिया है। इससे पहले 100 रुपये के चेक, 50 रुपये के चेक, 200 रुपये के चेक, 500 रुपये के चेक आया करते थे जी। तो हम किसान हितैषी हमारी सरकार है। चाहे हम 6,000 की बात करें जो हम किसानों को दे रहे हैं, इससे पहले कभी किसानों को इससे इतनी बड़ी राशि कभी दी गई हो तो बताओ जी। और रही बात जवानों की, जवानों के लिए आज जो जम्मू कश्मीर में हमारे जवान हैं या कहीं भी हमारे जवान हैं, आज उनको किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती कि भाई दिल्ली से कोई ऑर्डर आएगा जब हम अपना गोली चला सकते हैं। आज उनको खुली छूट दे रखी है, अगर वो एक गोली चलाते हैं आप 100 गोली चला सकते हैं या उससे ज़्यादा भी आप गोली चला सकते हैं। तो आज सम्मान जो कि जवानों का बड़ा है, ये सरकार किसानों की भी, जवानों की भी, युवाओं की, महिलाओं की, सभी के लिए हम काम कर रहे हैं और सभी का सम्मान इस सरकार में हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पहलवान जंतर मंतर पर जमे रहे और बहुत देर तक वो मामला चलता रहा, काफ़ी किरकिरी भी हुई, हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई और अभी तक भी वो मामला यूँ कहूँ कि उलझा हुआ है, कभी ना कभी उभरता रहता है। उस पर कैसे अंकुश लगेगा? देखो, आपको पता है इसमें सारे राजनीति घुसी हुई थी, राजनीतिक लोगों का ये धरना था और आपने देखा होगा उनमें से एक अभी चुनाव लड़के भी आए। अगर इस तरह की कोई बात होती तो वो हमारे पहलवान राजनीति नहीं करते और आज वो राजनीति में आके क्या दिखाना चाह रहे हैं। और हमने जो सम्मान, जो हमारी राशि, हम अगर कोई भी प्रदेश की अगर हम देखें पूरे देश में तो सबसे ज़्यादा अगर राशि इनाम की या और भी सुविधाएं अगर किसी भी खिलाड़ी को, चाहे उसने एशियन गेम में कोई मेडल जीता हो, वर्ल्ड ओलंपिक में जीता हो या ओलंपिक्स में जीता हो या पैरा ओलंपिक्स में जीता हो, तो वो हमारी हरियाणा एकमात्र एक राज्य है, एक स्टेट है जो सबसे ज़्यादा सम्मान अपने खिलाड़ियों को, चाहे धनराशि की बात करें या इनाम राशि की बात करें या उनको और कोई लाभ देने की बात करें, तो हमारी हरियाणा राज्य ही एकमात्र एक राज्य है जो खिलाड़ियों को इनाम की राशि सबसे ज़्यादा देता है। किसानों की हम बात कर रहे हैं, आप कहते हैं किसानों को लगातार आपने मुआवजे दिए, एमएसपी जो है वो पूरी तरीके से दी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आंदोलन उभरा और लगातार खासकर कांग्रेस ने उसको भुनाने की कोशिश की और लग भी रहा था कि जो हवा है, जो फिजा है, वो उसका रुख पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या लगता है कि कांग्रेस की जो अपनी गुटबाजी है वो सिले डूबी या जनता उनको अपनाना नहीं चाहती थी? देखो, जनता उनको अपनाना नहीं चाहती। 3 बार से हमारे जो लोकसभा के चुनाव हुए 14, 19, 24, तीनों में जनता ने उनको नकार दिया और 3 बार लगातार जैसे विधानसभा के चुनाव हुए उसका भी असर आप देख सकते हैं। तीनों चुनाव में 14, 19, 24 में हमारी जनता ने उनको नकार दिया। तो जो अपने आप को वो एक राजनीति हर चीज़ में घुसाना चाहते हैं, चाहे किसान का आंदोलन हो, चाहे हमारे खिलाड़ियों का आंदोलन हो, तो उसमें एक राजनीति जो करना चाहते हैं, जो उनका एक उद्देश्य था एक कि भाई हम इसको बुना लेंगे, कैश कर लेंगे। तो हमारी जनता जागरूक है, एक अवेयरनेस जनता के बीच में है, लोगों के बीच में है कि वो जानते हैं कि ये किस तरह से अपने आप को या इनको आड़ में लेकर, किसानों की आड़ में लेकर, खिलाड़ियों की आड़ में लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं। उसको बिल्कुल एक तरफा सिरे से नकार दिया और इसका रिजल्ट आपने देखा लोकसभा में भी और हमारे विधानसभा में। तो राजेश जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अवेयरनेस, तो मुझे लगता है कि शायद ये पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो आपके केंद्रीय नेतृत्व ने वक्त रहते की कि खट्टर साहब को नीचे बैठा करके और सैनी साहब को लेके आए और उसके बाद जो नतीजे हैं वो आपके फेवर में आए। क्या कहना आपका? देखो, ये ऐसा नहीं कह सकते। जो आज भी हमारा बिना पर्ची, बिना खर्ची जो एक हमारे खट्टर साहब ने एक इसकी शुरुआत की, उसका भी असर हमारे इस चुनाव में आया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उसका भी असर इस चुनाव में आया। ऑनलाइन
जो हमारे सर्विसेज कर दी गई, ट्रांसफ़र कर दिए गए, उसका भी असर इस चुनाव में आया। और उनका प्रमोशन करके उनको पहले प्रदेश की वो हमारी सेवा कर रहे थे, उनको पूरे देश की जिम्मेदारी देकर और उनका प्रमोशन करके उनको देश में भेजा गया। और फिर उसके बाद हमारे नायब सैनी जी को जिम्मेदारी दी गई, जो उन्होंने जो विकास की झड़ी लगाई, नए नए कामों की घोषणाएं की जी। और लोगों से मिलना जो उनका हुआ, तो उससे भी हमारा जो चुनाव में और ये जो हमारा मैंडेट आया है, तो इसमें दोनों हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी पूरा हम उनको श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं, और हमारे नए मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को भी हम इसका पूरा श्रेय देते हैं। लोग शायद इसीलिए आपको शरीफ गुजर कहते ताकि आपने दोनों को बड़ी अच्छी तरीके से नापा तोला और उनको उस पर लेवल पर रखा। नहीं, बात इसकी नहीं है, जो हकीकत है, जो फैक्ट्स है, जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वही ये चीज़ मैं कोई किसी को ऊपर और नीचे तोल कर नहीं कह रहा। दोनों की जो अच्छाई थी, जो दोनों की जो उपयोगिताएँ थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसका असर रिजल्ट जो है उसका मैंडेट पर भी हमारे चुनावों पर आया। अच्छा राजेश गर जी, आप जनता ने दोबारा से आपको चुन के भेज दिया, एक अहम मंत्रालय दे दिया है, जिम्मेदारियां बड़ी हैं और देश भी जो है बड़ा जागरूक है, और ख़ासतौर से इस प्रदेश से आते हैं वो बड़ा जागरूक है। ऐसे में इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में किस तरीके की दिक्कतें हैं और किस तरीके की चुनौतियाँ आपके सामने हैं? जीत आती है तो चुनौती भी लेकर आती है जी। तो चुनौतियाँ तो रहती हैं जी। और हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहती है। हमारी तैयारी अब हम 2029 की तैयारी अभी से हमने चालू कर दी है, शुरुआत कर दी है। तो हम 5 साल पूरे 5 साल हम चुनाव के उसमें रहते हैं, और पार्टियों की तरह नहीं कि 1 साल पहले या 6 महीने पहले, 8 महीने पहले। चुनावी पार्टी नहीं है, चुनावी पार्टी नहीं है। हम काम करते हैं और काम करके दिखाते हैं। जो घोषणाएं हम करते हैं उनको पूरा करते हैं। हम ये नहीं कि घोषणा करके उसको पूरा नहीं करना। तो ये जो काम जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है, हम उसको बखूबी निभाएंगे। और उसको जिस तरह से आपको पता है कि जो आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है कि हर घर राशन, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन देना, तो ये जिम्मेदारी मुझे मिली है मेरे विभाग के थ्रू। तो इसको हम बखूबी निभाएंगे और उनके सपने को पूरा भी करेंगे। बिल्कुल, मुझे भी उम्मीद है। और प्रदेश से थोड़ा बाहर निकलते हैं, महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी देश की, वहाँ पे सियासी बिगुल बच चुका है और चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पूरी तरीके से शाख आपकी पार्टी की भी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की भी लगी है। क्या कहते हैं, कैसी उम्मीदें हैं? देखो, अभी हाल ही में जो हमारे प्रदेश के चुनाव हुए, तो यहाँ पर भी आपने देखा सभी चैनल, सारे आपके मीडिया के साथी और सभी एग्जिट पोल दूसरी पार्टी को बढ़त एज दिखा रहे थे जी। पर किस तरह से जनता ने हमें मैंडेट दिया वो किसी से छुपा नहीं है, और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनी। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास और पूरा गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोनों राज्यों में, दोनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी। लेकिन जिस तरीके से बगावत शुरू है, ख़ास करके मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, तो 50% जो अभी तक के सर्वे हैं, 50% जो लोग हैं वो बगावत पर आमादा हैं। ऐसे में क्या लगता है कि मुंबई नगरी में और मेरे को महाराष्ट्र, महाराणा प्रताप का जो पूरा का पूरा जो ये राज्य है, जो क्षेत्र है, उसमें पताका बीजेपी फहराने पर कितनी सफल हो पाएगी? देखो, बिल्कुल पूरा मैं आपको बताया कि पहले भी कि भाई पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आएगी। और ये बगावत तो थोड़ी बहुत सब जगह होती है, जिसको जो भी टिकट के लिए दावेदारी या टिकट मांगते हैं, उनको अगर वो पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलती, क्योंकि टिकट मांगने वाले कई होते हैं, अब टिकट एक को ही मिलेगी और एक को ही मिलती है, जी जी, तो थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, नाराज़गी होती है।
जिनको टिकट नहीं मिलती, पर जैसे जैसे समय बीतता है तो उनकी नाराज़गी भी दूर होती चली जाती है और वो फिर पार्टी के साथ मिलकर और पार्टी के साथ अपना साथ देकर पार्टी के लिए काम करते हैं। राजेश जी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में, मैं कहूँ कि दोनों ही गठबंधन में तीन तीन लोग हैं। आपके पास देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे मौजूद हैं, अजीत पवार हैं। वहाँ पर कांग्रेस के साथ हैं शरद पवार हैं और उद्धव ठाकरे हैं। मुकाबला बड़ा जोरों का है और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के बार बार सवाल और प्रश्न चिन्ह लगते रहे। क्या लगता है आपकी तरफ से कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए? देखो, हमारी तरफ से तो जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड या हमारा हाईकमान तय करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है जी। और पार्टियों में तो आपस में इनकी खींचातानी रहेगी कि भाई किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको ना बनाए। और इनकी आइडियोलॉजी आप देख सकते हैं, शिवसेना की, कांग्रेस की, एनसीपी की आइडियोलॉजी भी नहीं मिलती। तो इनको आपस में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि ये इनके मुद्दे अलग रहेंगे और उनके मुद्दे अलग रहेंगे। और किस तरह से ये अपने मैनिफेस्टो में अपनी मांग रखेंगे या मैनिफेस्टो में घोषणाएं करेंगी, वो आने वाले समय में इनको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि लोग इतने जागरूक हो चुके हैं। लोगों को अब पता है किसको वोट देकर हमें फ़ायदा है, किसको वोट देकर फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो सरकार केंद्र में होती है, जो सरकार सेंटर में होती है, वही सरकार अगर स्टेट में आती है तो विकास की गति तेज़ी से चलती है, विकास कार्य तेज़ी से होते हैं। यानी आपके डबल इंजन की सरकार हो गई तो विकास और तेज़ी से होगा। तेज़ी से होता है। अब आप देख सकते हैं, आप पंजाब का क्या हाल हो रहा है, कर्नाटक का क्या हाल हो रहा है, दिल्ली में क्या हाल हो रहा है, हिमाचल में क्या हाल हो रहा है। तो अब लोग अब जागरूक हो गए हैं। लोगों को अब पता लग गया है कि भाई किसके साथ जाने से हमारा विकास है या किसके साथ जाने से हमारा देश हित में वोट देने से फ़ायदा है, या राष्ट्र हित में किसको हम वोट देंगे तो उसका राष्ट्र हित में फ़ायदा होगा। तो आप लोगों को ज़्यादा समझाने की और बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने कहा ना कि आपके यहाँ पर भी दो अलग अलग विचारधारा हैं। शिवसेना का आधा गुट आपके पास है, एनसीपी का आधा गुट आपके पास है। तो ऐसे में सरकार बनाने को लेकर के तालमेल क्या लगता है आसानी से बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा। और हमारा कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई लड़ाई नहीं है। उनके अंदर खींचातानी है कि मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी का बने या कौन बने। हमारे यहाँ तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा तय करेगा, हमारा हाईकमान तय करेगा कि भाई हमारी पार्टी जब आ जाएगी सत्ता में जीतने के बाद तो किसको मुख्यमंत्री हम बनाएं। झारखंड की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप पुराने नेता हैं, मंझे हुए नेता हैं और राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को बंद किया गया, आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने जानबूझ करके हेमंत सोरेन को जेल में बंद किया था ताकि वो सियासत उनकी ख़त्म हो जाए। अब क्योंकि वो बाहर आ गए तो क्या लगता है सिंपैथी वोट हेमंत सोरेन के फेवर में जाएगा या जेल में जाना उनके आगे वाले राजनीतिक कैरियर को डेंट लगाएगा? अगर हम बात करें सिंपैथी वोट की तो केजरीवाल को हमने, आप कहते हैं कि ईडी ने बंद किया जी, कि सरकार ने कोई बंद नहीं किया। ये ईडी अलग एक डिपार्टमेंट है जो अपनी कार्रवाई करता है, जांच पे कार्रवाई होती है। ऐसे किसी को आप बंद नहीं कर सकते। कोर्ट भी हैं, उसके बाद कोर्ट में भी मैटर जाता है। अगर कोई किसी को बिना उसके सबूतों के या बिना आधार के अगर किसी के साथ कोई कार्रवाई होती है तो कोर्ट भी है जो अपना हस्तक्षेप करके उसको निकाल सकता है या छोड़ सकता है जी। तो सिंपैथी वोट वाली बात रही तो केजरीवाल भी अभी चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में बाहर आए और उनकी पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ रही थी। तो क्या आश्चर्य, क्या उनका रिजल्ट आया हरियाणा में, एक भी सीट नहीं बचा पाए और मेरे ख्याल एक भी सीट पे शायद उनकी कोई जमानत भी शायद नहीं बची होगी। तो सिंपैथी का कोई भी वो पैरामीटर नहीं है कि सिंपैथी मिलेगी। जो आदमी गलत करेगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी और उसको सज़ा मिलती भी है। और इस तरह से कोई किसी को बंद नहीं कर सकता बिना आधार के, बिना सबूत के। और कोर्ट ने अगर उनको अगर वो थी तो कोर्ट उस दिन भी उनको जमानत दे सकता था, उस दिन भी बाहर कर सकता था। तो ये कानून अपना प्रक्रिया है, कानून अपने हिसाब से चलता है और जो कानून का डिसीजन होता है वो सबको मान्य है और हमें भी मान्य है। हरियाणा और मैं यूँ कहूँ कि दिल्ली का बिल्कुल चोली दामन का साथ है। कुछ भी हरियाणा में होता है तो उसका असर दिल्ली में दिखता है और अगर दिल्ली में होता है तो उसका असर हरियाणा में दिखता है।
अभी क्योंकि 2025 में जो है चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के अभी से जो हरकतें शुरू हो गई हैं, कई बड़े नेता बीजेपी के जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, इसको क्या कहेंगे आप? देखो, ये होता ही है जब भी कोई चुनाव आते हैं नज़दीक, या चुनाव की घोषणाएं होती है, चाहे चुनाव आने वाले होते हैं, तो कुछ लोग अवसरवादी जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि भाई हमें यहाँ से टिकट नहीं मिलेगी, या हम इस पार्टी से हमें आगे का जो मजबूरी है रहेगी कि भाई वहाँ दावेदारी 3 की है, 4 की है, 2 की है, ज़्यादा की है, तो वो अवसरवादी लोग अपना पाला बदल लेते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पाला बदल लेते हैं, तो ये हर पार्टी में होते हैं। तो पर वो अब की बार दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी, क्योंकि लोगों को केजरीवाल जी का जो भी उन्होंने अपना एक इमेज बनाई थी कि भाई हमारी साफ छवि है, हम ना कोठी लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना मैं राजनीति में आऊँगा, तो वो सब धीरे धीरे, और जो ये अभी जो उनका जेल जाना हुआ उससे भी एक वो हुआ, और कई नेता, उनके कई बड़े बड़े नेता जेल में बंद हैं, स्वास्थ्य मंत्री गए, कई बंद हैं, और कई और भी जाने वाले हैं। तो ये लोगों को उस पर अब की बार उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और अब की बार उनको करारी हार दिल्ली में भी मिलेगी। अच्छा, वो बीच में एक बात रहेगी कि आपने कहा था कि जवानों को पूरी तरह के सरकार ने छूट दे रखी है, एक गोली का जवाब 100 गोली से है, लेकिन जब से धारा 370 लगी थी, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार चुनाव हुए तो बीजेपी घाटी में परचम फहराएगी, लेकिन नतीजे उलट हुए। देखो, आप वहाँ कई कारण हैं। जाति समीकरण जो है वहाँ पर, वो जो कश्मीर वैली है, हम जम्मू में आप देखेंगे हमारी पूरी मेजॉरिटी आई, मेजॉरिटी से ज़्यादा हमें सीटें आई, पर जो घाटी में जो अभी हालात हैं, या जो जाति समीकरण है, वो हमारे खिलाफ जाते हैं। तो वही कारण रहा कि भाई वहाँ लोग अभी भारतीय जनता, जो विकास जितना, अगर मैं बात करूँ तो जो जितना जम्मू कश्मीर में विकास हुआ आज तक कभी नहीं हुआ होगा। अगर हाईएस्ट जो ब्रिज है रेलवे का पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में कोई बनाया तो वो श्रीनगर में बना है। वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर तक जानी चालू हो गई है, और आज पीओके के लोग भी हमारे भारत में मिलने के लिए तैयार हैं कि वो उनको भी आज पाकिस्तान में पहली बार हुआ होगा जब से हमारा बंटवारा हुआ है कि वो किसी प्रधानमंत्री की वहाँ पर उपलब्धियों को, अच्छाइयों को, जिसको नारे लगाते हो कि हमें मोदी जैसा नेता चाहिए, मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, मोदी जैसा एक हमारे यहाँ पर हो, जो मोदी जिस तरह से उनकी पॉलिसीज़ है, जिस तरह से देश में काम कर रहे हैं, हमें भी ऐसा नेता एक पाकिस्तान में चाहिए। तो आज पाकिस्तान में भी हमारे नेता की, हमारी भारत की एक बड़ाई हो रही है, और अब हमें अच्छी नज़र से पहली बार देखा जा रहा है, और जो उनके अंदर के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। तो आज धीरे धीरे लोगों को जागरूकता आएगी, और अगली बार हम इसी पे काम कर रहे हैं कि अगली बार हमारी पूर्ण बहुमत से वहाँ पर सरकार आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश नागर जी, आपने बड़ी बेबाकी से मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से राजेश नागर जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में जीते हैं, उसी तरीके से वो महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी कमल का फूल खिलाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, ये लोकमत है, जनता का पर्व है, जनता फाइनल डिसीजन देती है कि आखिर किसको सत्ता पर बिठाना है और किसको सत्ता से बाहर निकालना है। तो ये सियासी शतरंज है, चौसर की चालें चली जा रही हैं, देखते हैं कि ये किस करवट लेगी। फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ और अपनी पूरी टीम के साथ मैं फिर हूँगा आपके रूबरू। आप देखते रहिए देश न्यूज़।